टनल ऑर्डिल्स एंड ऑल ट्रैप्ड वर्कर्स रेस्क्यूड। उत्तरकाशी में उत्तराखंड के अंदर एक न्यूज़ है। तो वहाँ पे ऐसे देखिए, यहाँ पे ऐसा टनल है, ठीक है, ये टनल कंस्ट्रक्शन चालू है। तो यहाँ से वर्कर अंदर गए, ठीक है, यहाँ पे बंद है। तो यहाँ पे टनल वर्क चालू है और यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया, तो यहाँ के बीच में अंदर लोग फंस गए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा पूरा लैंडस्लाइड होके यहाँ पे पत्थर पत्थर आ गए। तो रेस्क्यू ऑप्शन ऑपरेशन के अंदर यहाँ से ऐसे ड्रिल करके फिर इनको निकालने की कोशिश की और वो निकल, मतलब ऑपरेशन चालू है अभी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक न्यूज़ आ रही है कि रैट होल माइनिंग जो होती है म्यांमार, सॉरी मिजोरम, सॉरी मेघालय के अंदर, ठीक है मेघालय के अंदर जो रैट होल माइनिंग होती है, तो वो न्यूज़ इसमें आ रही है क्योंकि उसी उसमें भी यही सेम किया जाता है। छोटे छोटे माइंस के अंदर, बड़े बड़े माइंस के अंदर ऐसे छोटे छोटे होल्स बना के लेबर को भेजा जाता है, फिर वो मैन्युअली वहाँ से कोल वगैरह निकाल के वापस आते हैं। तो उसको जब वो अंदर ऐसे होल बनाते हैं माइन के अंदर, तो इसके ऊपर वो सपोर्ट करने के लिए बाम्बू के पिलर्स लगा देते और उससे वो ऐसे स्क्रॉल, मतलब लेट के अंदर घुसते और उससे वैसे बाहर आते, ठीक है। तो देखते हैं रैट होल माइनिंग क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसके। रैट होल माइनिंग डीम्स टू बी कंट्रोवर्शियल एंड हजार्डियस प्रोसीजर इन्वॉल्व द माइनर्स इन अ स्मॉल ग्रुप, ठीक है, गोइंग डाउन इन अ नैरो बोरोस टू एक्सकेवेट स्मॉल अमाउंट ऑफ कोल, ठीक है। तो ये ग्रुप्स में जाते छोटे छोटे और वहाँ पे जाके वो कोल निकालते, तो उसको बोलते हैं रैट होल माइनिंग। द प्रैक्टिस वॉज प्रिवेलेंट इन मेघालय वेयर द पिट्स वेर डग एंड miners went down to the narrow pit that were usually wide enough for just one person। तो इसका लेंथ वन, मतलब जो वाइडनेस होता है वो सिर्फ एक पर्सन अंदर जाए उतना ही होता है। वंस दे डिसेंडेड यूजिंग द बैम्बू लैडर एंड रोप्स, coal was extracted manually using the tools such as the pickle axes, shovels and baskets. However, the rat hole mining possessed significant safety hazard as the mines were unregulated। Miners would go down the pit without any proper safety measures। तो ये अनरेगुलेटेड होती है और इसमें कोई मेजर्स नहीं लिए जाते। इसकी वजह से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इन 2014 बैंड द प्रैक्टिस इन मेघालय ओइंग टू द राइज इन द डेज एंड ऑफ द ट्रेजेडीज। तो रेड होल माइनिंग को बैन किया गया था एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा 2014 में। इंपॉर्टेंट है। इट इज ऑल्सो इन्फॉर्म दैट देयर वॉज अन obtained number of, untim मतलब बहुत ज़्यादा, number of cases where by the virtue of rat hole mining during rainy season water floods into the mine area resulting in death of many number of individuals including the employees workers, the NGT National Green Tribunal observed। तो जब बारिश होती है तो वो जो होल्स बनाए जाते हैं माइनिंग करने के लिए, उसके अंदर पानी भर जाता है और फिर उनका कनेक्शन टूट जाता है बाहर की वर्ल्ड से, तो वो कोलैप्स हो जाती है, तो उसकी वजह से उनकी जान जाती है। इसके लिए से रैट होल माइनिंग को उन्होंने बंद किया है, ठीक है। ये था इतना ही। उसके बाद एडिटोरियल में इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन थोड़ा फर्स्ट एडिटोरियल अच्छा है। इसमें जुडिशरी से रिगार्डिंग एडिटोरियल है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो जुडिशरी है, जैसे द्रौपदी मुर्मू ने अभी, जो प्रेसिडेंट है इंडिया की, उन्होंने अभी एक रिसेंट पब्लिक मीटिंग में ये बोला कि देयर शुड बी क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। तो जैसे कि सिविल सर्विसेज के लिए ऑल इंडिया सिलेक्शन होता है, वैसे ही ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनाई जाए, ठीक है। तो उसकी वजह से जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं तो उनका अपॉइंटमेंट किया जाए। तो आप बोलोगे फिर अभी कैसे अपॉइंटमेंट होता है, तो अभी जो रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स होती है वो अपॉइंट करती है जजेस को, ठीक है। और उनके पास उनकी पावर है कि वो क्या सिलेबस रखे, क्या रखे और कैसे अपॉइंटमेंट की जाए। लेकिन इन्होंने जो बोला है कि अभी ऑल इंडिया लेवल पे होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये पहले किया नहीं था। देखो जो 42nd अमेंडमेंट जो की थी, तो वहाँ पे मतलब इससे पहले भी जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने भी ट्राई किया था कि ऑल इंडिया जुडिशियल अपॉइंटमेंट सर्विस बनाई जाए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए अपने को आर्टिकल 312 के अंदर, ठीक है, 312 जो ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करने का रिलेटेड आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो उसको अपने को उसके हिसाब से रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा राज्यसभा के अंदर 2/3 मेजोरिटी से, और पार्लियामेंट्री लॉ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो तब ये रेगुलेशन बनेगा।
लेकिन बहुत सारे स्टेट्स इसको असेंट नहीं देंगे, क्योंकि स्टेट्स की असेंट लेनी भी जरूरी होगी, क्योंकि ये स्टेट की पावर भी छीन के ले रहा है। तो अभी जब लास्ट ईयर में ऐसा बिल लाया गया था, तो राज्यसभा के अंदर उसकी कंसेंस नहीं बनी, और जो 2 हाई कोर्ट से सिर्फ उन्होंने एग्री किया कि ठीक है ऐसा आप ला सकते हो, लेकिन 13 हाई कोर्ट जो थी वो इसके खिलाफ थी। ठीक है, तो इसके कुछ बेनिफिट्स भी है, जैसे कि रीजनल लेवल पे सिलेक्शन होगा तो एक यूनिफॉर्मिटी ऑफ सिलेबस, यूनिफॉर्मिटी ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी। ठीक है, और इसके डिसएडवांटेजेस भी है, इसमें रीजनल वेरिएशन नहीं आएगा, हर रीजन में क्या चलता है उनको उनकी लैंग्वेज नहीं आएगी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, तो इसमें ऐसा कुछ इतना दिया नहीं है, बस इतना ही है कि ये अभी द्रौपदी मुर्मू जी ने का मतलब सेंटेंस बोला है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस होनी चाहिए, इसकी वजह से ये आर्टिकल आया है। उसके बाद यहाँ पे मेरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड आर्टिकल है। स्टार्टिंग में ये बोला जाता है कि जैसे चार्ल्स डार्विन ने थियरी दी गई थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जैसे कि ह्यूमन जो है वो उनके साथ भी बहुत सारे एनिमल्स थे लेकिन वो एक्सटिंक्ट हो गए। ह्यूमन क्यों सर्वाइव किया? क्योंकि दे ह्यूमंस हैविंग द एबिलिटी टू एडप्टिबिलिटी, वो अडॉप्ट कर सकते थे खुद को कंडीशंस के हिसाब से। वैसे ही मेरीटाइम सिक्योरिटी को अभी जो न्यू चैलेंजेस आ रहे हैं उनसे उनको अडॉप्ट करना चाहिए। पहले सिर्फ वॉरफेयर के लिए मेरीटाइम सिक्योरिटी थी, तो अभी अलग अलग तरीके से मेरीटाइम डोमेन है उसको एक्सप्लोर किया जा रहा है। जैसे कि यूक्रेन रशिया के वॉर चल रहे ब्लैक सी के अंदर, इंडिया की जो साउथ चाइना सी पॉलिसी है उसके अंदर भी अलग अलग तरीके यूज किए जाते हैं। जैसे कि ग्रे जोन वॉरफेयर, इसके अंदर के वाटर कैनन यूज किए जाते हैं दूसरे शिप्स के ऊपर मारने के। बुलेट्स तो फायर हुई नहीं तो कोई वायलेशन नहीं हुआ, तो उनकी जहाज पलटा दी जाती है। ठीक है, लैंड अटैक मिसाइल्स किए जाते हैं, कॉम्बैट ड्रोन्स का यूज़ करके मेरी टाइम में वॉरफेयर किए जाते हैं। तो ये चेंज करने की ज़रूरत है। अनकन्वेंशनल सिक्योरिटी, जैसे कि अनकन्वेंशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, जैसे कि इलीगल फिशिंग, नेचुरल डिजास्टर, ह्यूमन ड्रग ट्रैफिकिंग, मरीन पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें तो ही, लेकिन अभी जो इसका चेंज हो रहा है उसको भी मायने रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इंडिया का एक इंडियाज मेरीटाइम विजन है 2020-30, इसके अंदर इसकी बात की गई है, जिसके अंदर अपन 10 साल की एक प्लानिंग करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट, शिपिंग, इनलैंड वाटरवेज, जनरेटिंग ग्रोथ एंड लाइवलीहुड्स। तो ये इंडिया का जो डॉक्यूमेंट है वो लॉन्ग विजन का है, ये राइटर ने यहाँ पे बोला। उसके बाद उन्होंने और एक इंडिया की स्ट्रैटेजी, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। ठीक है, इसके अंदर भी मेरीटाइम इकोलॉजी, 7 पिलर्स इसकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर ये बोला जाता है कि मेरीटाइम इकोलॉजी, मेरीटाइम रिसोर्सेस, कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, मेरीटाइम कनेक्टिविटी, ये जो पिलर्स है इनके ऊपर फोकस दिया जाता है। और जो अनरेगुलेटेड अनरिपोर्टेड फिशिंग होती है, जैसे कि किसी कंट्री के पास फैसिलिटी ज़्यादा, जैसे कि चाइना की जैसी कंट्री है, वो सब्सिडी दे सकती है फिशिंग के ऊपर। ठीक है, तो वो दूसरी कंट्री जो अपना बॉर्डर कंट्रोल नहीं कर सकती, फिलीपींस जैसे, उनके पास इतनी स्ट्रांग नेवी है, तो उनके टेरिटरी में जाके फिशिंग करना, ट्रॉलिंग वगैरह करना। ट्रॉलिंग का मतलब ये होता है कि समुद्र के जो सी बेड है वहां तक ट्रॉली डालना, और वहां तक जितना भी आए उसके नेट फिश के अंदर उसको पूरा उठा के ऊपर ले लेना। तो उसके वजह से बहुत सारे एनिमल्स, मरीन एनिमल्स है, उनकी लाइफ साइकिल बिगड़ जाती है। ठीक है, ये उन्होंने बोला है। तो फिर इन्वायरमेंटलिस्ट ने 3 चीजें बोली है जिसके ऊपर काम करना चाहिए। पहली चीज तो होनी चाहिए कि रेगुलेशंस होने चाहिए रिसोर्स के मिसयूज को रोकने के लिए। ठीक है, उसके बाद उस वहाँ पे एक सिक्योरिटी एजेंसी होनी चाहिए जो लॉ के हिसाब से चलनी चाहिए। एंड जो हार्मफुल सब्सिडी दी जाती है स्टेट के द्वारा, तो वो बंद होनी चाहिए। जैसे फिशर्समैन को बहुत बार स्टेट के द्वारा सब्सिडी दी जाती है, तो उनको बहुत इजीली कम लोन के ऊपर जो उनके शिप्स होते हैं वो अवेलेबल किए जाते हैं, उसकी वजह से शिपिंग बढ़ जाती है, तो वो बंद होनी चाहिए, ये इन्होंने बोला है। ठीक है, देखो जो ये इशू है ना, वाटर, क्लाइमेट चेंज, मेरीटाइम सिक्योरिटी, ये एक ग्लोबल इशू है। ठीक है, और इसको अगर हर स्टेट अपना अपना कानून बनाएगा तो उसको सॉल्व नहीं कर पाएगा। उसको रीजनल सोल्यूशन नहीं चाहिए, उसको इंटरनेशनल सोल्यूशन चाहिए, एक लॉ बनाना चाहिए, रूल बेस्ड ऑर्डर होनी चाहिए इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, हर रीजन के अंदर, तो उससे वो कंट्रोल हो सकेगा, यही राष्ट्र में यहाँ बोला गया है। ठीक है, उसके बाद एंटीसेमेटिक इंसिडेंट्स रिकॉर्डेड इन जर्मनी आफ्टर October 7। तो जर्मनी के अंदर एंटीसेमेटिक मतलब जूस को हेट फैलाने वाले, जूस के खिलाफ हेट फैलाने वाले
इंसिडेंट्स हुए। बस इसमें ये टर्म इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस न्यूज़ को मार्क किया था। नीड टू डिस्क्लोज द पॉलिटिकल डोनेशंस, यूएस के रिलेटेड आर्टिकल है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो गुड प्रैक्टिसेस है वो अपन आंसर में कोट कर सकते हैं, इसलिए देखते हैं। एज फार एज इन 1910 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इनैक्टेड अ पब्लिक फंडिंग एक्ट, नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, which not only made all funding of the political parties and candidates to be disclosed, it also imposed limit on the political contributions। ठीक है, तो दो चीज़ें उन्होंने लिमिट लगाई कि कैंडिडेट्स को अपनी और पार्टी को अपनी इनकम बता, फंडिंग जितनी आई वो दिखानी पड़ेगी, पहली चीज़। और उन्होंने बोला कि एक लिमिट होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन करने की। इम्पोज द लिमिट ऑन अ पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, कोई भी कितना भी डोनेशन नहीं दे सकता। लिमिट्स ऑन द डोनेशंस आर imposed because unchecked large donation to the political parties and their allies have the effect of bringing democracy into disrepute। ठीक है, तो डेमोक्रेसी खतरे में आ सकती है अगर अनचेक्ड लार्ज डोनेशन दिए जाएंगे तो। द आउटकम ऑफ इलेक्शन शुड नॉट डिपेंड ऑन विच पार्टी हैज मोर मनी टू कैंपेन एंड वो और बाय वोटर्स। तो इसकी वजह से ये कानून लाया। कानून का नाम याद रखिए, पब्लिक फंडिंग एक्ट। कहाँ का? यूएस का कानून है। ये अपन वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं आंसर्स के अंदर। 1910 में कानून आया था। ठीक है, उसके बाद एक्सपेक्ट इंडिया टू प्ले ए मेजर रोल इन सपोर्टिंग पीस से द सऊदी एनवाई। तो न्यू दिल्ली के अंदर मीटिंग के अंदर ये बात बोली गई है। पैलेस्टीनियन एम्बेसडर टू, यहाँ पे देखिए, पैलेस्टीनियन एम्बेसडर टू इंडिया अबनान अब्दुल अल हिजा एड्रेस द लीग ऑफ अरब स्टेट्स इन न्यू दिल्ली। ठीक है, अरब स्टेट मिशन जो न्यू दिल्ली के अंदर है, वहाँ पे ये बातचीत होते हुए ये सारी बातें बोली गई। देखते हैं। Arab countries expect India to play an important role in sustaining peace and stability in the world, a senior Arab diplomat said, speaking at the unprecedented event to show the solidarity with Palestinians, which has attended by all Arab envoys based in India। अरब कंट्रीज के जितने भी एनवॉयज इंडिया के अंदर हैं, उन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया और वहाँ पे ये बात बोली गई कि हम पैलेस्टीनियन के लिए हमारा सपोर्ट दे रहे हैं। ठीक है, द एम्बेसडर ऑफ सऊदी अरेबिया साहिल बिन ईद अल हुसैनी hinted that ongoing consultations with India are strongly for the permanent ceasefire in गाजा स्ट्रिप। तो उन्होंने बोला है कि जो अभी कंसल्टेशन चालू है इंडिया के साथ, स्ट्रांगली कॉल्ड फॉर द परमानेंट सीज फायर गाजा स्ट्रिप के अंदर आने चाहिए। इसके लिए इंडिया कुछ काम करेगा, ये इन्होंने बोला है। इवेंट वॉज हेल्ड टू मार्क द इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद पैलेस्टीनियन पीपल्स विच ऑब्जर्व एनुअली ऑन नवंबर 29। हर साल नवंबर 29 को डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद पैलेस्टीनियन पीपल्स सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तब ये मीटिंग आयोजित हुई। उसके बाद इजराइल विल रिस्टार्ट बॉम्बिंग गाजा वंस द हॉस्टेज रिलीज सीज फायर एंड से द इन्वॉय। जैसे ही सीज फायर एंड होगा, अभी आपको पता है ट्रूस डील साइन हुई है, जिसको कतर ने लीड किया था, यूएस कतर ने, और पैलेस्टीनियन और जो हमास है और जो इजराइल, इनके बीच में ये डील साइन हुई थी। उन्होंने बोला था कि 4 दिन के लिए पीस एस्टेब्लिश किया जाएगा। Israel will restart its bombing on Gaza, moving from the north to south as soon as the release of the hostages end। तो उन्होंने बोला इजराइल बॉम्बिंग तुरंत चालू करेगा जैसे ही डील खत्म होती है और जो हॉस्टेजेस है उनको छोड़ना उन्होंने बंद किया। जैसे उन्होंने बोला है कि आप हॉस्टेजेस छोड़िए, हम डील एक्सटेंड करेंगे, जैसे आप हॉस्टेज छोड़ना बंद करोगे हम डील वायलेट कर देंगे और हम नॉर्दर्न गाजा के ऊपर अटैक करेंगे। क्लेम दैट द 100% ऑफ Hamas posts grounded in northern Gaza have been cleared as the Israel launched airstrike owned by the ground invasion over the past month। तो जो IDF इसराइल डिफेंस फोर्स जो है, उन्होंने एक क्लेम किया है कि 100% जो गाजा के पोस्ट है नॉर्दर्न गाजा के अंदर, हमास के जो पोस्ट है नॉर्दर्न गाजा के अंदर, उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। स्पीकिंग एट द सेम ब्रीफिंग एट इजराइल एम्बेसडर टू इंडिया नोर गिलोन expressed the hope again that India would ban the Hamas and designate it as a terror group। अभी आपको पता होगा कि हमास को टेररिस्ट ग्रुप डेजिग्नेट करने की इन्होंने गुहार लगाई इंडिया के पास, लेकिन
जो लश्कर तैयबा है उसको इसराइल ने टेररिस्ट ग्रुप बोल के डिक्लेयर किया है, ठीक है। As long as they continue to release the hostages, for every 10 hostages, we will extend the ceasefire by a day. But eventually, the aim is to ensure Hamas will not be capable of executing such act against Israel. 10-10 आप हॉस्टेज छोड़ो, हम एक एक दिन डील बढ़ा देंगे, लेकिन इस पूरे ऑपरेशन का मतलब एक ही है, हमास को नस्तानाबूद कर देना। Muslim student strength in higher education fell by 1.79 lakhs in 2020-21। तो एक स्टडी कंडक्ट की गई रिपोर्ट के हिसाब से इन्होंने बोला कि हायर एजुकेशन के अंदर मुस्लिम स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ कम हुई है 1.79 lakhs। अ सिग्निफिकेंट ट्रेंड that the enrollment percentage of Muslim students in the class 11 and the 12 is lower than that in the previous classes, said the report, adding that it is essential to provide the financial assistance and support to the students from community। इन्होंने बोला enrollment ratio in higher education among the Muslim students in the age group between 18 and 23 dropped by more than 8.5% in 2020-21, says the report prepared from the analysis of data from Unified District Information System for Education UDISE Plus and All India Survey of Higher Education। इन दोनों ने रिपोर्ट बनाई है, याद रखिए इंपॉर्टेंट है, और इसके हिसाब से ये डाटा इन्होंने पब्लिश किया है। While the 21 lakh Muslim students enrolled for higher education in 2019-20, the number fell to 19.21%, 19.21 lakh in 2021। तो उन्होंने कंपेयर किया पिछले साल से 2019-20 से, तो उस साल 21 lakhs हुए थे, अभी 19 lakhs एनरोलमेंट हुई है मुस्लिम स्टूडेंट्स की। Arun C. Mehta, the former professor of National Institute of Education Planning and Administration, prepared the report the state of Muslim education in India। तो ये रिपोर्ट का नाम है द स्टेट ऑफ मुस्लिम एजुकेशन इन इंडिया, और इन्होंने ये रिपोर्ट बनाई। द रिपोर्ट सेज दैट द सिग्निफिकेंट ट्रेंड इज ऑब्जर्व अक्रॉस ऑल द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। तो यही ट्रेंड मिला है उनको देखने को, इज दैट द एनरोलमेंट परसेंटेज ऑफ द मुस्लिम स्टूडेंट्स इन द क्लास 11 and 12 इज लोअर than the previous classes। The representation of Muslim students start declining gradually from class 6 and is lowest in the class 11 and 12। तो ये रिपोर्ट की फाइंडिंग्स है, ठीक। नासा बिल नेल्सन मीट्स द जितेंद्र सिंह डिस्कस द मिशन टू स्पेस स्टेशन। तो नासा के जो एडमिनिस्ट्रेटर है बिल नेल्सन मेट द यूनियन Minister of Science and Technology Jitendra Singh on Tuesday to discuss the India's research interest during the joint mission to the International Space Station next year, for which US is training Indian astronauts। ठीक है, जो नेक्स्ट साल इंडियन एस्ट्रोनॉट जाएंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को, उनकी ट्रेनिंग यूएस करेगा, इस न्यूज के अंदर ये बोला गया है। We discuss what the Indian astronaut would do on the International Space Station, and we talk about the things that are important to India in the scientific research which the Indian astronaut ought to have choices। ये नेल्सन ने बोला। The joint mission is to space station is planned for the end of 2024। 2024 में ये मिशन जाएगा, मैन मिशन होगा, इंडिया में इंडियन एस्ट्रोनॉट जाएगा। The collaboration was announced by the US President Joe Biden during the Prime Minister Narendra Modi's bilateral visit in June, during which the India also signed the Artemis Accord, a non-binding set of principles designed to guide the civil space exploration and use। तो आर्टेमिस अकॉर्ड साइन किया था इंडिया और यूएस ने जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट पे गए थे जून में इस साल। और जो आर्टेमिस अकॉर्ड है, आर्टेमिस अकॉर्ड जो है वो नॉन बाइंडिंग सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है सिविल स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड यूज के लिए, ठीक है। इसमें कोई मिलिट्री एंगल नहीं है। और निसार जो एक निसार इज अ short for NASA and ISRO synthetic aperture radar, NISAR will be launched in the first quarter of 2024। तो ये नेक्स्ट ईयर 2024 के फर्स्ट क्वार्टर मतलब 3 महीने के अंदर इसको लॉन्च किया जाएगा। निसार इज द part of a great observatories, a combination of 4 or more observatories plus all of 25 spacecraft। तो ये चीज कॉम्बिनेशन ऑफ 4 और इसके 4 और 5 इसके अंदर ऑब्जर्वेटरी होगी, उसके बाद इसमें 25 स्पेसक्राफ्ट होंगे, विच विल हेल्प अस प्रिसाइजली डिटरमाइन
व्हाट इज हैपनिंग इन द अर्थ सरफेस एंड इट्स क्लाइमेट्स। तो इसको वो देखेंगे, अर्थ सरफेस को और क्लाइमेट को, निसार जो है वो। इट विल यूज द टेक्नोलॉजी दैट मेजर्स एनी चेंज ऑन द सरफेस सच एज द लैंड as a result of earthquake and disturbance on the water or the movement of ice on the planet। इन सारी चीजों को नोट करेंगे, ठीक है। नियरली 20 लाख इंडिविजुअल टुक पार्ट इन द विकसित भारत यात्रा मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्री ने डाटा दिया है कि 20 लाख इंडिविजुअल्स ने दिया है, इसके अंदर भाग लिया है। तो 15 नवंबर को नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि हम इस यात्रा को लॉन्च करेंगे, और जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है 2014 टू 2023 तब तक जितना भी 9 ईयर में जितना भी गवर्नमेंट ने काम किया है वो हम लोगों तक पहुंचाएंगे, और इसको जो चीफ सेक्रेटरीज है वो हेड करेंगे। तो इसकी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। तो देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द विकसित भारत संकल्प यात्रा, रीचिंग द अनरीच्ड, रीच आउट टू द वल्नरेबल्स फॉर एलिजिबल अंडर द वेरियस स्कीम बट नॉट हैव अवेल्ड द बेनिफिट सो फार। ठीक है, तो ये गांव गांव जाएगी और उनको बताएंगी इस स्कीम के अंदर ये बेनिफिट्स है, अगर आप इसके बेनिफिशियरी बन सकते हो तो आप बन जाओ, अभी तक बने नहीं होगे तो। ठीक है, डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड जनरेटिंग अवेयरनेस अबाउट द स्कीम, सिंपल है। लर्निंग फ्रॉम द सिटीजन्स, इंटरेक्शन विद द बेनिफिशियरीज ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम थ्रू द पर्सनल स्टोरीज एंड एक्सपीरियंस शेयरिंग। तो लोगों से जब बात करेंगे तो उनको क्या दिक्कत आ रही है वो समझ में आएंगी, तो उसमें बदलाव भी कर सकते हैं। एनरोलमेंट ऑफ पोटेंशियल बेनिफिशियरी थ्रू डिटेल्स असर्टन ड्यूरिंग द यात्रा। ठीक है, एनरोलमेंट किया जाएगा, एनरोलमेंट ऑफ पोटेंशियल बेनिफिशियरीज, और रथ यात्रा के अंदर जो जो बेनिफिशियरीज इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं उनको उस स्कीम का लाभ दिया जाएगा। चाइनीज नेवी शिप्स अराइव्ड एट द म्यांमार फॉर होल्डिंग ज्वाइंट ड्रिल्स। तो ये म्यांमार में चाइनीज नेवी आई। आपको पता होगा म्यांमार के अंदर 1 फरवरी 2021 में खूब हुआ था, मिलिट्री ने वहाँ पे सत्ता हत्या ली थी, और जो डेमोक्रेटिक लीडर्स थे जैसे कि एंग सैन सू की, उनको हाउस अरेस्ट में रखा गया है, और वहाँ पे सिचुएशन क्रिटिकल है, और वहाँ पे मिलिट्री रूल है 2021 से अभी तक। ठीक है, द थ्री चाइनीज नेवी, और जो ये भी याद रखिए चाइना सपोर्ट करती है म्यांमार की मिलिट्री रूल को। द थ्री चाइनीज नेवी शिप्स है अराउंड इन द म्यांमार फॉर द जॉइंट ड्रिल्स विद इट्स नेवी। द कंट्री जुंटा सेट, जुंटा जो है वो म्यांमार की नेवी आर्मी को बोला जाता है। ठीक है, द कंट्री जुंटा सेट एज द बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट कंस्ट्रेंट्स टाइज बिटवीन द साउथ ईस्ट एशिया nations and its most important ally. Beijing is the major ally and arms supplier of the Myanmar junta and has refused to label it 2021 पावर ग्रैब एज अ coup। तो इसको वो coup भी नहीं बोले 2021 के अंदर, म्यांमार ने जो सत्याहत्या ली उसको, और उसके सबसे बड़े आर्म सप्लायर है चाइना, म्यांमार के लिए सबसे बड़ा आर्म सप्लायर है। ठीक है, उसके बाद नाटो टू कंटिन्यू आर्मिंग द यूक्रेन। यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है, तभी भी यूक्रेन को नाटो ने कसम ली है कि हम आपको हथियार पहुंचाते रहेंगे, आप ठीक है आप वॉर लड़ते रहो। द नाटो मेंबर प्लेज ऑन द थर्सडे टू स्टे द कोर्स ऑन हेल्पिंग द यूक्रेन फाइटिंग रशिया डिस्पाइट डाउट ओवर द यूएस सपोर्ट एंड ब्लडी स्टेलमेट ऑन द फ्रंट लाइन। ठीक है, we will be strongly reaffirming our support for Ukraine as it continues to face the Russia's war of aggression, US Secretary of State Antony Blinken said at the meeting of NATO फॉरेन मिनिस्टर्स इन बेलारूस। तो वहां पे ये यूएस ने ट्रीटमेंट दिया है। ठीक है, मतलब आप लड़ो, हम आपको सपोर्ट करेंगे, और आप ज्यादा से ज्यादा अपने कंट्री को बर्बाद करके लो। आफ्टर द बाइडन मोर वर्ल्ड लीडर्स सिग्नल दे विल स्किप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की मीटिंग होने जा रही है दुबई के अंदर, यूएई में। ठीक है, तो बाइडन ने बोला है कि हम नहीं आएंगे, इलीगली उन्होंने सिग्नल दिया ऐसे। तो बहुत सारी कंट्री के लोग भी जो लीडर्स है वो भी इसको अटेंड नहीं करेंगे। तो इसके क्या इम्प्लीकेशन है? सिंपल से इम्प्लीकेशन है कि यूएसए सीरियस नहीं लेता क्लाइमेट चेंज को, दे डोंट वांट टू फंड जो $100 बिलियन का फंड रेज करना है, तो वो बोलेंगे कि हमें नहीं करना और हमें इसको ज्वाइन भी नहीं करना। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द जॉय बाइडन, सीरियाज असद विल नॉट अटेंड द इजराइल, और जो सीरिया के असद है वो भी अटेंड नहीं करेंगे। उसके बाद जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, प्रेजेंस इज डाउटफुल, तो उनकी भी प्रेजेंस डाउटफुल है। बस इतना ही इस न्यूज़ के अंदर। अगर आप उसके पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम के ऊपर स्वैग यूपीएससी ओनली इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।